वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस वीडियो सीरीज़, जिसमें हम आज पार्ट 3 से रिलेटेड बात करेंगे कि निबॉश IG-2 की रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में पार्ट 3 किस तरह से फॉर्मुलेट करना चाहिए और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है. नाउ ऑन योर स्क्रीन्स यू कैन सी it says you must pick 3 highest priority or most urgent actions, यानी 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी, टॉप लेवल प्रायोरिटीज. रिस्क प्रोफाइल इनका बहुत हाई हो एंड यू से कि यार ये 3 काम तो ऐसे हैं दैट वी हैव टू डू इट. अगर ये काम हमने नहीं किए तो रिस्क फैक्टर या रिस्क प्रोफाइल और ज़्यादा इन्हांस कर सकती है, ग्रो कर सकती है. दोज 3 एक्शंस और हाई प्रायोरिटी यू हैव टू डिफाइन, वो कौन सी हो सकती हैं. एंड ऑल्सो यू हैव टू जस्टिफाई योर चॉइस, आपको अपना चॉइस भी जस्टिफाई करना ज़रूरी है. Your justification must include, once again, as I have already indicated you in criteria, moral, legal and financial arguments. यहाँ पर आपके पास limitations हैं, but काफ़ी बेहतर रूम है प्ले करने के लिए. You have 500 to 700 words, maximum 700 words आपके पास हैं. In these 700 words, you can put your financial, legal and moral आर्ग्यूमेंट्स जिसकी बेसिस पे आप जस्टिफाई करेंगे कि ये 3 प्रायोरिटीज आपने चूज क्यों की हैं. क्लियर. कंसिडरिंग लाइकलीहुड एंड प्रोबेबल सीवियरिटी ऑफ इंजरी, इल हेल्थ एंड हार्म्स, इसके लिए आपके पास 150 to 250 वर्ड्स हैं. एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ इफेक्टिव ईच एक्शन इज लाइकली टू बी इन कंट्रोलिंग द रिस्क, यानी कितना ज़्यादा इफेक्टिव ये कंट्रोल हो सकता है, उसके लिए आपके पास 250 to 300 वर्ड्स हैं. तो अब आपके पास टोटल वर्ड्स की बैंडविड्थ आ चुकी है. नाउ वी आर स्टार्टिंग अप. अब आप देखें क्या लिख रहा है. द एक्शंस दैट आई एम प्रायोरिटाइजिंग आर, ये वो 3 टॉप प्रायोरिटीज हैं जो हमने ऑलरेडी कहाँ डिफाइन की हैं, ऊपर रिस्क असेसमेंट टेबल के अंदर हमने डिफाइन की हैं. बट वहाँ हमने शॉर्ट फ्रेजेस लिए थे, यहाँ हम उसको डिफाइन कर रहे हैं. सो हियर वी नीड टू डिफाइन. Purchase a mobile brace to allow mechanics to be able to safely access both sides of the inspection pit when working at the ground level. अच्छा, इसकी हैजर्ड कैटेगरी क्या थी, वर्किंग एट हाइट. तो ये टॉप प्रायोरिटी हमने देखा. अब जब आप पूरी रिपोर्ट गो थ्रू करेंगे यू विल गेट टू नो ये टॉप प्रायोरिटी हमारी है जिसको हम इंप्लीमेंट करना चाहेंगे. एंड वी हैव हाईलाइटेड दैट दिस हैज टू बी डन एट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑन अ अर्जेंट बेसिस. ठीक है जी. Second one is enclosed area to be set up for sending grinding operations, including that will include a suitable local exhaust ventilation system, जो मैंने जिसकी आपको एग्जांपल कोट की अभी. हैजर्ड कैटेगरी इसकी क्या थी, ये डिफाइन करनी है आप. यू हैव टू डिफाइन हैजर्ड कैटेगरी ओवर हियर. देयर इज हैजर्डस सब्सटेंसेस. क्लियर. थर्ड वन इज परचेज ऑन टूल डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम, और इसकी हैजर्ड कैटेगरी भी हैजर्डस सब्सटेंस थी. ठीक है जी. तो ये आपने टॉप 3 कंट्रोल्स या टॉप 3 प्रायोरिटीज यहां मेंशन करनी है और बिल्कुल सिमिलर वे में डिफाइन करनी है. तो आई होप कि आपको ये वाला पोर्शन क्लियर हो चुका होगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर पोर्शन. ब्रीफ कर रहा है, किस चीज की ब्रीफिंग कर रहा है, फाइनेंशियल, लीगल एंड मॉरल आर्ग्यूमेंट्स की. नाउ सी, IGG लिमिटेड हैज अ मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ऑल द वर्कर्स, या आप भी लिख सकते हैं बट इन योर ओन वर्ड्स. आवर वर्कर्स कम्स टू वर्क to earn a wage, not to be put at risk of falling ill now or in the future because of the work activities that they carried out now. Whatever the work they are doing, उससे इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए ये खुद को आते हैं यहाँ पर. they do come over here कि जिससे ये earnings कर सकें. ठीक है. अब यहाँ पर मैं आपको बड़ा एक आई ओपनर देता हूँ. एक स्टूडेंट ने किया क्या कि ये पूरा स्टेटमेंट कॉपी किया और जाकर अपनी रिपोर्ट के अंदर इनपुट कर दिया कि दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज अ मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देयर वर्कर्स एंड फला 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 और सारी चीजें ब्ला 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 उसने लिख दी. नाउ अब हुआ क्या कि व्हेन निबॉश असेस्ड देयर रिपोर्ट, दे क्लियरली मेंशन्ड दैट दिस इज द केस ऑफ माल प्रैक्टिसेस. ठीक है. तो आपने ये चीज नहीं करनी है. वंस अगेन फिर कह रहा हूं, दिस इज द सैंपल रिपोर्ट, यू हैव टू टेक इट एज अ सैंपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है जी. आगे ये कह रहा है, सम ऑफ द इल हेल्थ कंडीशंस दैट कुड बी कॉन्ट्रैक्टेड और इंजरीज दैट कुड अकर विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द वर्कर्स एंड देयर फैमिली फ्रेंड्स. ये मॉरल आर्गुमेंट है कि अगर उसको कोई नुकसान पहुंचा तो इमीडिएट इफेक्ट किसको पहुंचेगा, उसकी फैमिली और फ्रेंड सर्कल्स को. क्लियर.
Long term injuries, ill health, and also likely to have a major impact on our workers' mental health. जो लोग उस एक्सीडेंट या इंसिडेंट को होते हुए देखेंगे वो भी मॉरली डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, उनके माइंडसेट्स आई डोंट नो उनके साथ क्या हो सकता है, ठीक है जी. The mental health of other workers could also be affected if they are witness to any serious injuries to other workers. ये आपने moral arguments दे दिए कि भाई अगर कोई एक हादसा होते हुए किसी दूसरे वर्कर ने देख लिया तो what will happen to them, कि वो भी उस पर्टिकुलर काम को करने से बैक ऑफ होंगे और दे विल बी मॉरली डिप्रेस्ड, दे विल बी मॉरली डिप्राइव्ड, वो मॉरली डिस्टॉर्ट हो चुके होंगे कि फर्दर उस कंपनी में भी इवन काम करें. एंड दिस इज द रीजन दैट दिस प्रमोट्स स्टाफ टर्नओवर्स. लोग छोड़कर जाते हैं फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को. सो दिस वाज द मॉरल आर्ग्यूमेंट दैट व्हाई शुड यू इंप्लीमेंट दीज 3 टॉप प्रायोरिटीज, या प्रायोरिटी वाले एक्शंस जो है आपने इंप्लीमेंट करने क्यों है. तो दिस इज द मॉरल रीजन, ठीक है जी. मॉरल आर्ग्यूमेंट. फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट क्या? फाइनेंशियल इंपैक्ट कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 कैटेगरीज. ये इसने 3 कैटेगरीज के अंदर ब्रोकन डाउन कर दिया, ड्रॉप डाउन दे दिया इसने. ये क्या हो सकता है? दिस इज व्हाट एक्चुअली इन डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है जी. ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट ही है. नाउ सी, इंजर्ड वर्कर्स के साथ क्या हो सकता है? उनको सिक पे देनी पड़ सकती है, रिप्लेसमेंट वर्कर वेजेस, यानी जो रिप्लेस करेंगे वर्कर को उसकी वर्कर वेजेस देनी पड़ सकती है, मेडिकल कॉस्ट उसकी बेयर करनी पड़ सकती है, लॉस्ट वर्किंग टाइम उसका आपको बेयर करना पड़ सकता है. डेफिनेटली दैट वुड बी अ लॉस, क्योंकि आप पे कर रहे हैं और वो इंडिविजुअल वहां पर मौजूद नहीं है, उससे काम भी रुक रहा है, ठीक है. सेकेंड वन उसने दे दिया रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ कंट्रोल इज लॉस्ट ओवर अ व्हीकल बीइंग मूव्ड अराउंड द वर्कशॉप and this subsequently crashes through one of the garage walls. अब अगर वॉल डैमेज हो गई तो वॉल को रिपेयर करना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गई यहां पर. कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एनफोर्समेंट एक्शंस, जो कि एनफोर्समेंट बॉडीज आपको पीनलाइज कर सकती हैं. देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आपको वो कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ जाए. सो दिस इज द फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट. सिमिलर वे में अपनी रिपोर्ट में आपने ये स्टेटमेंट्स इनपुट करने हैं, ठीक है जी. पॉसिबल एनफोर्समेंट एक्शंस भी यहां पर ब्रीफ कर दिए कि क्या हो सकते हैं. ये क्या है? ये लीगल आर्ग्यूमेंट है, लीगल आर्ग्यूमेंट है. पॉसिबल एनफोर्समेंट एक्शंस दैट आईजीडी कुड रिसीव इंक्लूड बीइंग सर्व विद द प्रोहिबिशन नोटिस दैट यू आर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू दिस वर्क फर्दर. आप काम नहीं कर सकते. इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है कि यू हैव टू स्टॉप द वर्क टिल द टाइम दिस हैज बीन इंप्रूव्ड. जब तक कि ये इंप्रूव नहीं होता तब तक कि आप काम नहीं कर सकते, ठीक है जी. मीनिंग्स दैट द थिंग्स बी पुट राइट विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड. आपको सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर ये कंप्लीट करना है, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू पर्टिकुलर वर्क्स, ठीक है. नोटिसेस रिलेटिंग टू दीज एक्टिविटीज बाय द रेगुलेटर, एक रेगुलेटर या फिर लीगल अथॉरिटी इन नोटिसेस को इन्फोर्स करती है. This would obviously have a massive financial impact on the organizations if these activities could not continue. So this statement is also the part of financial and legal, both. जहां पर enforcement की बात करते हैं ये legal है, लेकिन उसके repercussions क्या हैं? Financial impacts हैं. Clear? आगे बात करते हैं. आगे प्योर लीगल आर्ग्यूमेंट है, प्योर लीगल आर्ग्यूमेंट. क्या कह रहा है उसमें? There are also specific requirements that IGG need to meet under the ILO Convention C-155 and Recommendation R-164. So refer, आप अपने previous lectures को जाकर refer करें, आप ILO के recommendations and conventions को follow कर सकते हैं और यहाँ पर input कर सकते हैं as a reference. The convention recommendation requires employers to make sure that the machineries and equipments are safe to use, जो कि इस केस में नहीं हुई. अगर नहीं हुई तो क्या होता है? The ILO's COPS बेसिकली कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कहलाते हैं. सेफ्टी एंड हेल्थ इन द यूज ऑफ मशीनरी सेक्शन 8.5, ये पूरा रेफरेंस यहाँ पर कोट कर दिया. रिक्वायर्स दैट ऑल द लिफ्टिंग इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज शुड बी मेंटेन्ड, इंस्पेक्टेड एंड टेस्टेड एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स. फेलियर टू डू सो कुड हैव सीरियस रिपरकशंस इंक्लूडिंग वर्कर कॉम्पनसेशन क्लेम्स. तो यहां पर आपको एक लीगल आर्ग्यूमेंट मिल गया. अब कितने लीगल आर्ग्यूमेंट्स यहां पर हम लिख सकते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क प्लेस, इट डिपेंड्स अपॉन आपका जो आपने कंपनी चूज की है उसके पास एक्टिविटीज क्या होती हैं, उसके स्कोप ऑफ वर्क क्या है. तो इट डिपेंड्स. आप एक भी लिख सकते हैं, आप दो भी लिख सकते हैं, आप तीन भी लिख सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितने लीगल आर्ग्यूमेंट्स यहां पर एम्बेड कर सकते हैं. क्लियर? यहां दूसरा भी लीगल आर्ग्यूमेंट आपको नजर आ रहा है.
ILO's Convention C-155 and Recommendation R-164 requires employers to make sure that the processes are reasonably safe. The ILO Code of Practice COP, safety in the use of chemical at work, give specific advice. यहाँ पर देखिए considerable चीज़ क्या है, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, but considerable चीज़ क्या है कि वो उस approved code of practice का reference भी quote कर रहा है और ये भी बता रहा है कि वो किस particular point को highlight कर रहा है that you have to do, आपको ये करना पड़ेगा within the organization. Now this complete statement is related to IGG, कोई कंपनी जो हमने चूज की थी, डमी कंपनी, ये उससे रिलेटेड है. Now if you are using your own company तो फिर वो आपके कॉप्स और आपके कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस वो चेंज हो सकते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्या कह रहा है, गिव्स स्पेसिफिक एडवाइस ऑन द अप्रोप्रिएट मेजर्स दैट एम्प्लॉयर्स मस्ट मेक टू प्रोटेक्ट वर्कर्स अगेंस्ट द रिस्क आइडेंटिफाइड बाय द असेसमेंट ऑफ द रिस्क. ILO's Code of Practice Recording and Notification of Occupational Accidents and Diseases एक और ECOP की बात कर रहा है. Requires employers to report cases of occupational asthma to our country's health and safety regulator. ये पूरा statement is related to what, जो आपका सिनेरियो है, जिस सिनेरियो आपने चूज किया कि डस्ट इनहेलेशन. अब आप देखें जो टॉप प्रियोरिटी है ना, ये उससे रिलेटेड होना चाहिए. अगर ये उससे रिलेटेड नहीं है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज एन इशू. फिर आप उस प्रॉब्लम को काउंटर नहीं कर सकेंगे, आपकी रिपोर्ट जो होगी वो मिसमैच्ड होगी. यानी आप बात कर रहे हैं टॉप प्रियोरिटीज की ABC, तो आपके जो फाइनेंशियल लीगल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, मोरल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, वो भी ABC से रिलेटेड होने चाहिए. बात कर रहे हैं आप ABC की और आर्ग्यूमेंट्स आप लिख रहे हैं EFG के, तो वो फिर मिसमैच हो जाएगा, यू विल नॉट गेन द मार्क्स. ये वो मेजर पॉइंट्स हैं जिसको कंसिडर करना जरूरी है, जिसकी बेसिस पे आपको मार्क्स अवार्ड होते हैं. क्लियर कि अगर कोई वर्कर इंजर्ड हुआ और आपको उसने दोबारा से क्लेम कर दिया आफ्टर लीविंग IGG लिमिटेड, देन इट वुड बी द सीरियस रिपरकशन. दैट इज ऑल्सो कैन बी डन. ये हो सकता है इंटरनेशनल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली दिस कैन बी डन, तो इस चीज को भी कंसिडर करना जरूरी है. द लाइकली अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेएबल फॉर सिविल क्लेम्स कैन बी सब्सटेंशियल, बहुत ज्यादा हो सकता है. इन एडिशन टू दिस लीगल फीस, सॉलिसिटर्स, कोर्ट्स, EDC would also be likely to be very high, बहुत ज्यादा हो सकते हैं. So I would also point out that many of these costs would not recoverably from the insurance company. ये बहुत सारी cost जो है ये recover नहीं की जा सकती insurance company से. That enforces the management to input or to implement these high priority actions with immediate effect. ठीक है जी, अब आपको समझ में आया होगा why we are doing these particular arguments. That is the reason. There is a reason behind that to implement these high priority actions आपको ये arguments देना जरूरी है to convince your management. So moving forward, अब हमें यहाँ पर next step में हमें likelihood and severity mention करनी है, तो किस तरह से हम करेंगे. Likelihood and severity, likelihood is basically the chances of happening the hazardous event, and severity, if it happens तो what would be the repercussions, what would be the outcomes. So likelihood and severity के ऊपर बात कर रहा है. Like 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 देखें, first, second, third, first priority, second priority and third priority. तो तीनों के बारे में यहाँ clarity देने के लिए 1, 2, 3 का numbers use कर रहा है. तो फर्स्ट पे यूज कर रहा है likelihood of injuries occurring from the working in around the inspection pit is quite high. ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा चांस है. And this is due to the inspection pit being in the regular daily use and most mechanics carry out in this area. जो काम करते हैं वो इसमें carry out करते हैं. Severity of the risk occurring could be fairly serious. कितना हो सकता है serious, वो यहाँ पर बता रहा है. That injuries are likely to range from minor injury such as from bruises, जिसको हम कहते हैं ना छिल जाना, bruises, sprains, strains, slightly more serious injuries such as fractures और very serious injuries such as head or internal injuries. यानी आपको severity की भी उसने एक bandwidth बता दी कि ये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी serious हो सकती है. अगर severity will depend upon what height of the worker falls from, for example from the top of the pit over an 8-foot drop or fall from the access step. तो भाई 8 फीट का जो है वो ड्रॉप है, तो दिस इज क्वाइट सीरियस. ये आपको सीवियरिटी और लाइक्लीहुड समझ में आया होगा आई बिलीव. तो रिस्क इज ऑलवेज इक्वल टू द लाइक्लीहुड मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सिक्वेंसेस. क्लियर.
तो यहां पर लाइक्लीहुड और सिवियरिटी बताने का मकसद यह था कि आपको एक रिस्क प्रोफाइल जनरेट हो जाए एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आप इन 3 टॉप प्रायोरिटीज को इंप्लीमेंट करने का डिसीजन ले सकें। क्लियर? सेकंड एंड थर्ड में क्या कह रहा है? विद द हैजरस सब्सटेंस it is more likely that the worker will become ill through inhalation of the hazardous substance. The likelihood of ill health occurring is quite high for dust inhalation. Most of the workers and the general public are currently exposed to dust as these operations are not carried out in the enclosed area. Clear? Inhalation of dust could cause occupational asthma. Asthma cause कर सकता है. Breathing in dust over a prolonged period could also cause occupational cancers. So these are the severities and those were the likelihood. Clear? यहां आपको ये पोर्शन बहुत क्लियर हो गया होगा। इधर आपके लिए टिप ये है कि जो भी लाइक्लीहुड और सिवियरिटीज आप यहां मेंशन करेंगे दैट शुड बी और दैट मस्ट बी रिलेटेड टू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रायोरिटी ओनली। आपने उससे स्क्यूड नहीं होना। इस पूरे रिस्क असेसमेंट फॉर्म का जो सक्सेस पॉइंट है या सक्सेस फैक्टर है दैट इज कि आपकी रिपोर्ट में कंटिन्यूएशन और लिंकेजेस प्लस क्रॉस बॉन्डेजेस होने चाहिए। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस पार्ट, कंट्रोलिंग द रिस्क। आप रिस्क को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये बेसिकली बता रहे हैं आपके इफेक्टिवनेस कैसी रहेगी। अगर मैं इस फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी एक्शंस को इंप्लीमेंट करूंगा तो उससे रिस्क कंट्रोल कैसे हो रहा है। ठीक है जी। फर्स्ट वन, द ब्रिज विल इंप्रूव वर्किंग प्रैक्टिसेस इन द एरिया ऑफ इंस्पेक्शन पिट। एट द मोमेंट वर्कर्स टेंड टू जंप फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ द पिट which has obvious risk associated with it. उससे भाई रिस्क बहुत ज़्यादा प्रोफाइल है। आई हैव गिवन अ टाइम स्केल ऑफ 2 months, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिस्क असेसमेंट का आपको फॉर्म या टेबल कंप्लीट करना होता है। As this is a specialized piece of equipment that nobody in the business has used before, the business will need to source a supplier and then arrange a delivery date. So वो पूरा मैकेनिज्म MR से लेकर परचेज ऑर्डर और परचेजिंग तक का पूरा मैकेनिज्म आपको क्लियर हो जाएगा। It is hoped that this project will be completed well within the 2 months timeline. 2 months का टाइमलाइन दिया हुआ है, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ये इफेक्टिवनेस क्रिएट होगी, इससे परस्यूसिवनेस आ गई, यानी एक आप ये समझ रहे हैं कि एग्रीमेंट बाय द मैनेजमेंट इंडोर्स हो जाएगा। यहाँ पर मैनेजमेंट इज ऑप्टिंग योर आइडिया। ठीक है जी। सेकेंड, द डस्ट इनक्लोजर विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ डस्ट इन द वर्क एरिया। बता रहा है आपको कि उसका मेजर इंपैक्ट हो सकता है। कैसे होगा? इट विल स्टॉप द डस्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्क एरियाज। फैलेगी नहीं डस्ट, इनक्लोज्ड रहेगी। आई हैव गिवन अ टाइम स्केल ऑफ 6 months। तो ये आप इसमें एक और इंपॉर्टेंट टिप है दैट यू आर यूजिंग आई, यू आर नॉट यूजिंग दैट इट वुड बी। आप उसको अपने लिए ही प्रपोज कर रहे हैं, अपने लिए ही बता रहे हैं दैट यू हैव डन दिस। सो यू हैव डन दिस, you are writing I have given a time scale of 6 months for this to be completed as plans will need to be drawn up and the budget for this project will also need to be agreed with the managing director। ये भी आपने बता दिया कि इसकी जो, क्योंकि ये हाई बजटरी आइटम है तो आपको इसका जो बजट अप्रूवल है वो फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट लेना होगा। क्लियर? I hope that this will be at the maximum amount of time that this project will need to be completed। ठीक है जी। थर्ड वन भी देख लें आप। थर्ड कह रहा है दिस एक्शन विल ऑल्सो हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स। थर्ड प्रायोरिटी एक्शन के बारे में बात हो रही है। गिवन अ टाइम स्केल ऑफ 1 month फॉर द ऑन टूल एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स ड्यू टू द इमीडिएट इंपैक्ट दिस विल हैव ऑन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डस्ट इन द एरिया। डेफिनेटली टूल पोस्ट के पास ही जो डस्ट जनरेट हो रही है वो डस्ट कलेक्टर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो इफेक्टिव होगा, बहुत ज्यादा हाईली इफेक्टिव होगा। द बजट फॉर द परचेज ऑफ द सिस्टम्स नीड्स टू बी एग्रीड विद द मैनेजिंग डायरेक्टर वंस अगेन। सो इस पूरे सेक्शन में आपको क्या चीज समझ में आई? टॉप 3 आपने एक्शन देने हैं जो कि मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट क्रिटिकल होंगे रिलेटेड टू द रिस्क प्रोफाइल्स। उसके बाद आपने लीगल, फाइनेंशियल एंड मॉरल आर्ग्यूमेंट्स देने एंड आफ्टर दैट आप उसकी लाइक्लीहुड और सिवियरिटी तीनों की बता रहे हैं तो क्या लाइक्लीहुड और क्या सिवियरिटी हो सकती है। और फाइनली आप ये बता रहे हैं कि इन कंट्रोल्स को इनपुट करने के बाद, इंप्लीमेंट करने के बाद आपका जो सिस्टम है वो कितना इफेक्टिव हो जाएगा और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कितनी इफेक्टिवली वर्क करेगी, किस तरह से वेस्टेजेस को सेव कर सकते हैं। सो आई होप कि थर्ड पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू नाउ।
और आप अपनी रिपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से थर्ड पार्ट तक फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इन पर्सन 1-on-1 और स्टडी काउंसलर। रिव्यू करवाना मत भूलिएगा, ठीक है जी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन यू कैन एंजॉय एंड यू कैन प्रिपेयर योर रिपोर्ट एज वेल। थैंक यू।